सो हाय एवरीवन, दिस इज रहमत आलम। आज की इस वीडियो में हम TOC थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो कि अपने आप में एक कम्प्लेक्स टॉपिक है, तो आप पेशेंस रखना। मुझे पता है कि चीज़ें आपको प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं बहुत ही इजी वे में, इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो अगर कहीं पे आपको समझ में ना आए तो पैनिक मत होना, थोड़ा पेशेंस रखना। TOC थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ते हैं। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? कंप्यूटेशन की थ्योरीज पढ़ते हैं। क्यों थ्योरी पढ़ते हैं? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो कंप्यूटर साइंस में हम ऑलवेज प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं। प्रॉब्लम हुआ, उसको हमने सॉल्व किया, काम खत्म। प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे थ्योरीज क्यों पढ़ रहे हैं? तो वजह बस इतनी सी है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरीज होती है। किसी भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को सॉल्व करने से पहले कुछ उसकी थ्योरीज होती है, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ज़रूरी है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को पढ़ना। ठीक है, ये सिलेबस है। 90% टॉपिक्स आपके कवर हो रहे होंगे, फर्क नहीं पड़ता आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। और तो इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक ब्रांच है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का। क्यों थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस? क्यों ये ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी। थ्योरीज के बारे में जानना पड़ेगा, उसके कुछ प्रिंसिपल्स जानने पड़ेंगे। जैसे परमाणु बॉम्ब है तो उसकी थ्योरी बहुत पहले आ चुकी थी, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसी को फॉलो करके। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। जो कि डील करता है एल्गोरिदम एंड कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़, और ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में और एल्गोरिदम के बारे में ये डील करता है। अब आपके दिमाग में एक और फिर क्वेश्चन आना चाहिए कि इन चीज़ों को तो हम एल्गोरिदम में भी तो पढ़ सकते थे ना, क्यों लाया गया एक नया चैप्टर? क्यों टेंशन लेना? तो एल्गोरिदम में जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते थे वो सॉल्वेबल होती थी। हमें ये पता नहीं होता था कि वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है कि नहीं है। समझ में आया? तो ये हमें बताती है कि कोई प्रॉब्लम ए है वो सॉल्वेबल है कि नहीं है। अगर सॉल्वेबल है तो किस एल्गोरिदम का यूज़ होगा, कैसे वो एफिशिएंटली सॉल्व हो जाएगा, इन चीज़ों की जानकारी हमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बताती है। आगे चलते हैं हम। ठीक है, TOC थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें स्टडी करते हैं मैथमेटिकल मशीन्स को, जिसे ऑटोमेटा कहा जाता है। और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम एक मैथमेटिकल मशीन, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या है? एक थ्योरेटिकल मशीन है, सोचा हुआ मशीन है, उसकी जो बात हम करते हैं जिसे ऑटोमेटा कहा जाता है। ठीक है, theory of computation can be considered as a study of all kind of computational mode in field computer science, and it also considered her FNCC the problem can be solved। और theory of computation से आप प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब पूरी की पूरी जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है वो इन तीन चीज़ों पर बेस्ड है, या फिर यूं ऐसा कह लो कि ये जो इसकी पिलर है। ठीक है, ये लैग क्या है? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की पिलर है। व्हाट इज लैग है? लैग इज अ लैंग्वेज A फॉर ऑटोमेटा एंड G फॉर ग्रामर। ठीक है, ये क्या है? ये लैंग्वेज क्या है? ये ऑटोमेटा क्या है? ये ग्रामर क्या है? इन सबको बारी बारी हम देखेंगे, बारी बारी इन सबको समझेंगे। ठीक है, अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं। बड़े बेसिक से लैंग्वेज को हम समझते हैं। मैं इतना ही लिख रहा हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना मुझे। अब बताओ, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं जो आपको से जो कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो कैसे कर रहा हूं? हमारा माध्यम क्या है? इट कैन बी हिंदी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे कम्युनिकेट किया। लेकिन अगर कंप्यूटर को आपसे कम्युनिकेट करना है तो वो तो ये लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकता ना। ये जो हम नेचुरल लैंग्वेज बोल रहे हैं ये तो कम्प्लेक्स है, उसे तो कम्प्लेक्स चीज़ें आती नहीं हैं, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, मतलब इसके लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे। समझ में आया? अब देखो,
रिलेट करते हैं खुद से, उसके बाद टेक्निकल डेफिनेशन से आएंगे कि लैंग्वेज क्या है। देखो, लैंग्वेज जो है वो फाइनल स्टेट है। मतलब क्या? तो मान लो कि अभी मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूं, ठीक है, मेरी लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन मान लो मैं अगर बच्चा होता तो क्या मैं ऐसे इतने फराटेदार बोल रहा होता? नहीं बोल रहा होता। मैं क्या बोलता? क ख ए सॉरी ए बी सी ऐसा कुछ बोल रहा होता। तो मतलब क्या है, इस लैंग्वेज का जो इनिशियल पार्ट है वो क्या है? ये अल्फाबेट है ना? समझ में आया? तो होता क्या है कि बहुत सारी अल्फाबेट से वर्ड बनती है, वर्ड से सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से लैंग्वेज बनती है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी हमको इसी टाइप से पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है समझते हैं इसको डिटेल में, कोई बात नहीं। ठीक है, सिंबल से बनती है अल्फाबेट, अल्फाबेट से बनती है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से बनती है लैंग्वेज। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, मतलब बहुत सारी सिंबल्स को यूज करके अल्फाबेट बनती है, अल्फाबेट का यूज करके स्ट्रिंग बनती है, और स्ट्रिंग का यूज करके लैंग्वेज बनती है। मतलब लैंग्वेज फाइनल स्टेट है और सिंबल इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। ठीक है, सिंबल क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि फॉर्म कर रहा है लैंग्वेज को, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। वही देखो आगे लिखा है। सिंबल क्या है? सिंबल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक विच कैन बी एनी कैरेक्टर और टोकन। सिंबल कुछ भी हो सकता है, गाय, घोड़ा, बकरी, ABCD 0 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिंबल कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि लैंग्वेज को फॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद आती है अल्फाबेट। व्हाट इज अल्फाबेट है? अल्फाबेट इज अ नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल। ये सिंबल का कलेक्शन है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जब कई सारी सिंबल्स को आप जब एक जगह एकत्रित कर देते हैं तो वो आपकी अल्फाबेट बन जाती है। अब जैसे सिंबल लिखते हैं हमें, ठीक है, क्या था? कुछ भी लिख सकते हैं, A B का खा 0 1, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अल्फाबेट बनाती है। याद रखना, अल्फाबेट को सिग्मा साइन से डिनोट की जाती है। अब अल्फाबेट मैंने लिखा, इंग्लिश के अल्फाबेट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये A, B, ये एक सेक्शन बन गया। अगर मैं अल्फाबेट हिंदी लेटर्स की बात करूं तो का, खा, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में बात करूं अल्फाबेट की तो 0 1 हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? तो वही एग्जाम्पल है, A से लेके Z भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है? एक फॉर्म में होंगी। ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, ये न्यूमेरिकल है, ये हिंदी की अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ऐसे देखो, पैनिक मत होना, समझना आराम से, बहुत इजी में समझा रहा हूँ, बहुत इजी से, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा इतना इजी कंटेंट। अब देखो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग मैंने बताया कि सिंबल से क्या बनती है? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से क्या बनती है? स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग हियर? स्ट्रिंग इज अ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, या फिर सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। मान लो एक अल्फ़ाबेट है A, B। ठीक है, अब ये जो अल्फ़ाबेट A, B है, इससे हमें क्या बनाना है? स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, कैसे बन सकता है? तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हो सकता है ये A, B आ जाए स्ट्रिंग में। ठीक है, B भी फॉर्म हो सकता है, A B भी फॉर्म हो सकता है, B A भी फॉर्म हो सकता है, A A भी फॉर्म हो सकता है, B B भी फॉर्म हो सकता है, A B B भी हो सकता है, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेट A और B का यूज़ करके हम कई सारी स्ट्रिंग को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज क्या है?
तो लैंग्वेज क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल, जितनी सारी स्ट्रिंग्स थी उन सबको हमने कंबाइन कर दिया तो वो बन गया लैंग्वेज। लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्या है यार कंसेप्ट फाइनाइट का और इनफाइनाइट का? इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अरे यार हट जा। मान लो लैंग्वेज है, ठीक है, मैं इतने ही लिखा हूं। लैंग्वेज में मैंने क्या बताया अभी पॉइंट कि फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। अब फाइनाइट में देखो स्ट्रिंग ऐसे नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ए हो सकती है, ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, ए बी भी हो सकती है। तो ये तो मैंने अपने मन से लिखा। स्ट्रिंग जब दी होगी आपको बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए, तो कुछ उसमें चीज़ें दी होंगी, जैसे उसकी लेंथ दी हुई होगी। तो मान लो एक फाइनाइट है और आप जो अल्फ़ाबेट लेते हैं वो अल्फ़ाबेट क्या लेते हैं? ए कॉमा बी। आप का खा भी ले सकते हैं, ए कॉमा बी मैंने लिया, मुझे ईजी लगता है, ठीक है। अब मान लो लेंथ इसकी होनी चाहिए 2। लेंथ 2 का मतलब देखो समझना क्या यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। अब ये ऐसा है, ये प्रोबेबिलिटी जैसा है। इसका लेंथ 2 मतलब ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है और बी बी हो सकता है, ठीक है। ये मेरा स्ट्रिंग फॉर्म हो गया। कैसा स्ट्रिंग फॉर्म हुआ है? तो जिसकी लेंथ 2 है, जिसकी लेंथ 2 है और फाइनाइट है। फाइनाइट कैसे है? टोटल कितने हैं? तो टोटल 4 है भाई साहब। टोटल कितने हैं? तो टोटल 4 है। आया समझ में? ये अब आपको क्लियर हो गई, ठीक है। इसको चलिए इधर लिख देता हूँ, ए बी बी ए बी बी, ये फाइनाइट वाला आपका बन गया, ठीक है। अब इनफाइनाइट में भी अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी है। अब उसमें आपको कुछ कंडीशन दे देगी, ठीक है ना, कि स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए, मतलब स्ट्रिंग जो स्टार्ट होनी चाहिए वो ए से होनी चाहिए। अब देखो ये स्ट्रिंग कैसे फॉर्म होगी? ये ए भी हो सकती है क्योंकि ए से स्टार्ट है, ए भी हो सकती है, बाद में क्या आ रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन जो स्टार्ट होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए? वो ए से होनी चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है? ए भी हो सकती है। बाद में देखो इसको मतलब नहीं, इसकी कंडीशन है कि ए से स्टार्ट होनी चाहिए, बाद में क्या आ रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस ए से स्टार्ट होनी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, या फिर ए भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे करके सो ऑन ये चलता चला जाएगा, इसलिए ये इनफाइनाइट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो वही है पॉइंट में कि लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इन द नेक्स्ट लेवल वी कंसीडर्ड प्रोग्राम एज ए स्ट्रिंग एंड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट टोकन लाइक इंट फ्लोट। मतलब इसमें क्या है कि जो प्रोग्राम आप लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग है और उसी को हम कंस्ट्रक्ट करके क्या बनाते हैं? उसी से कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज बनाते हैं, इंट फ्लोट बनाते हैं, वही कह रहा, ठीक है। ये देखो कुछ एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल्स क्या है? एक स्ट्रिंग है जिसमें कंडीशन क्या दी हुई है? ए से स्टार्ट होता है और ए पर ही एंड होता है, ठीक है। अब आपने लिखा ए से स्टार्ट हुई, ए से एंड हुई, ठीक है। ए से स्टार्ट हुआ, ए से एंड हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, ए से एंड हुआ, बीच में क्या आ रहा भाई साहब मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस कंडीशन फॉलो करना है कि स्टार्ट जिससे हो रही है, स्टार्ट उसी से हो रही है कि नहीं हो रही। अगला देखो क्या है, अगले में कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ 2 एटलीस्ट 1 ए आनी चाहिए। अब देखो 2 ए आ रहा है, 3 ए आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक ए तो होना ही चाहिए इस स्ट्रिंग में। समझ में आया? इस लैंग्वेज में आया समझ में? तो लैंग्वेज कैसे बना? सिंबल से बना, ठीक है। सिंबल इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट थी, सिंबल से अल्फ़ाबेट बना, अल्फ़ाबेट से स्ट्रिंग बनी और स्ट्रिंग से लैंग्वेज बना। आया समझ में? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, बेसिकली इस क्वेश्चन से एक कंसेप्ट हम समझेंगे,
दैट इज अ क्लीन क्लोजर। व्हाट इज क्लीन क्लोजर, उसको अभी भूल जाते हैं, अभी पहले इनिशियल से देखते हैं। ठीक है, मान लो एक अल्फाबेट है a कॉमा बी का, एक अल्फाबेट है a कॉमा बी का। अब देखो यहां पे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, याद रखना जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 छुपा होता है कि नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे 1 छुपा है, 1 छुपा है, यहाँ पे भी 1 छुपा है। ठीक है, अगर मान लो e की जगह पे पावर अगर 2 होता तो हम क्या कर सकते थे, इसको लिख सकते थे ऐसे करके, ऐसे, सॉरी, और अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, अगर मान लो e की पावर 2 होता तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e कॉनकैटिनेशन e, जिसको हम a कॉमा b कॉनकैटिनेशन a कॉमा b लिख सकते हैं। समझ में आया, पावर 3 है तो 3 बार लिख सकते हैं। अगर मान लो पावर 0 है तो इसका मतलब कुछ भी अल्फाबेट प्रेजेंट नहीं है, मतलब नल है, फाई है। और उसी फाई को मैथ्स में हम फाई लिखते थे, नल को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लिखा जाता है। एप्सिलॉन, इसकी लेंथ क्या है, 0 है। ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 है। अच्छा बताना मुझे एक बात, यहाँ पे लेंथ इसकी कितनी है, तो लेंथ इसकी जो है वो 1 है। क्यों, क्योंकि एक एक चल रहा है। ठीक है, इसकी जो लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 2 है, l इज इक्वल टू 2। और इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ 3 है। और इसमें तो कुछ है ही नहीं है भाई साहब, ये तो 0 है, फाई है, नल है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 0, वही तो कह रहा ना। अब देखो यहां पे जो कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला था, अब यहां पे जो कंसेप्ट आपको समझना है कि e की पावर, ये पावर है, ठीक है, इसको पावर याद रखना, ये टाइपिंग में वैसा हो गया। अगर e की पावर 0 थी तो नल आया, मतलब कुछ भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मतलब एप्सिलॉन। ठीक है, अगर e की पावर 1 आया तो इसमें प्रेजेंट कितना है, a कॉमा b। अगर e की पावर 2 आया तो इसका मतलब होता है 2 बार सिग्मा कॉनकैटिनेशन सिग्मा, इसको कॉनकैटिनेशन मतलब मल्टीप्लाई कह दो। ठीक है, अब देखो a कॉमा बी कॉनकैटिनेशन a कॉमा बी, ये कैसे आया तो देख लो, a कॉमा बी, ये तो आया ही होगा यार, पढ़े होगे, a कॉमा बी, a को a से, a को b से, b को a से, b को b से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a कॉमा a कॉमा b, b कॉमा a और b कॉमा b बन गया। ठीक है, वही चीज़ है। 3 में क्या हो गया, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके, अरे पढ़े हो ना यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, ये सब पढ़े हो ना, बस फिर और क्या। ठीक है, अब देखो यहां पे अब एक कंसेप्ट समझते हैं। अगर मान लो सिग्मा की पावर 0 थी तो एप्सिलॉन आया, सिग्मा की पावर 1 थी तो a कॉमा बी आया, सिग्मा की पावर 2 थी तो a b b a b b आया। ऐसे करते करते सिग्मा की पावर n हो जाएगा, और उसी सिग्मा की पावर n को हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज अ नथिंग बट दैट इज अ क्लीन क्लोजर। इसे ही क्या कहते हैं, क्लीन क्लोजर। मतलब क्या है कि जब सिग्मा r की वैल्यू 0 से r की वैल्यू इनफाइनाइट तक हो तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2 यूनियन सिग्मा की पावर 3 यूनियन, ऐसे करते करते सिग्मा की पावर इनफाइनाइट चलेगा। समझ में आया, ये है क्लीन क्लोजर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो वही देखो क्लीन क्लोजर है, n तक गया, और इसी को ही क्या कहते हैं, सिग्मा स्टार, जिसे क्लीन क्लोजर कहते हैं। क्लीन क्लोजर में क्या होते हैं, सभी स्ट्रिंग, ठीक है ना, सभी स्ट्रिंग आ जाते हैं क्लीन क्लोजर में। जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग है, जितनी भी बननी थी, सब क्लीन क्लोजर के अंदर आ जाती है। तो सिग्मा स्टार इट इज अ क्लीन क्लोजर, इट इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, जिसमें ऑल पॉसिबल जितनी भी स्ट्रिंग थी, जितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग थी, वो इसमें आ जाती है क्लीन क्लोजर के अंदर में। वी कैन ऑल्सो राइट एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का स्टार भी लिख सकते हैं क्लीन क्लोजर को। ये इनफाइनाइट होती है, क्यों इनफाइनाइट होती है भैया, इसलिए
क्योंकि ये डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक जा रही है, n तक जा रही है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसी को कहते हैं नल को, एप्सिलॉन को ही आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब सिग्मा की पावर 0 को ही आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। अब चलो आगे चलते हैं। पॉजिटिव क्लोजर क्या है? कुछ नहीं है, वो स्टार्ट हो रहा था क्लीन क्लोजर 0 से n तक, जिसे हम सिग्मा स्टार से दिखाते थे, है ना। ये जो स्टार्ट होता है पॉजिटिव क्लोजर, ये 1 से स्टार्ट होता है और ये n तक जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव क्लोजर। आया समझ में? तो जब आप क्या करोगे, जब क्लीन क्लोजर से आप एप्सिलॉन मतलब नल वाला अगर 0 वाला पोर्शन हटा दोगे तो आपका पॉजिटिव क्लोजर मतलब सिग्मा की पावर प्लस आ जाएगा। आया समझ में? और इसमें क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि जब आपने एप्सिलॉन सिग्मा की पावर 0 ही हटा दिया तो आइडेंटिटी एलिमेंट रही ही कहाँ। ठीक है, अब देखो, अब आपकी जो टॉपिक, जो असल टॉपिक है वो स्टार्ट होती है। असल टॉपिक जो आपकी थी वो ऑटोमेटा थी। ठीक है, वो बेसिक इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब ऑटोमेटा क्या है? ऑटोमेटा को हम कल बहुत अच्छे से समझेंगे, आज बस इतना समझते, एक बड़ी अच्छी आपको कहानी समझाता हूँ। ठीक है, उससे मैं रिलेट करूँगा, आप रिलेट कर पाएंगे इससे। ठीक है, मान लो आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ठीक है, ये आपका जो लैंग्वेज है, ये आपका एक मेन्यू कार्ड है। रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड होती है कि क्या आपको फूड में चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये आपका कुक है भाई साहब। ठीक है, ये आपका कुक है, और ये जो है आपका, ये वेटर है। वेटर खा के मोटा हो गया ये। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर आप रेस्टोरेंट में गए और आपने उस चीज़ को ऑर्डर किया जो उसके मेन्यू में है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने का मतलब वो उसे कुक बनाएगा और बना करके ये वेटर भाई साहब आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपने वैसी चीज़ ऑर्डर कर दी जो कि इस मेन्यू में था ही नहीं, तो ये बना पाएंगे भाई साहब? नहीं बना पाएंगे, और ये कहेगा वेटर सॉरी दिस फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये हमें बताता है कि कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ये हमें बताता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज की पार्ट है कि नहीं है। ये क्या है और इसको डिटेल से देखेंगे। ये बस थोड़ा सा इंट्रो था ऑटोमेटा का। तो थैंक यू वेरी मच।